शो में आपका स्वागत है। आज हम कह सकते हैं एक जासूसी कहानी में उतर रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमारे आंखों से तो ओझल है, पर जिसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। हम बात कर रहे हैं कोशिका की, यानी सेल की। हमारे पास जीव विज्ञान के कुछ बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं और इनके जरिए हम इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलेंगे कि इसे पहली बार किसने देखा, इसके अंदर का वो पूरा शहर कैसे काम करता है और ये खुद को अमर बनाने के लिए कैसे विभाजित होती है। तो चलिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं। हमारे नोट्स के मुताबिक इसकी कहानी शुरू हुई 1600 के दशक में, जब रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के एक छोटे से टुकड़े में इन छोटे छोटे कमरों को देखा था। उन्होंने इन्हें सेल कहा, जिसका मतलब होता है एक छोटा कमरा। लेकिन ये सिर्फ एक खाली कमरा नहीं था, है ना? इसके अंदर तो पूरी एक दुनिया थी। बिल्कुल। हुक ने तो सिर्फ बाहरी दीवारें देखी थी, असली रहस्य तो वो तो अंदर था। एक जिंदा पदार्थ, जैसे बाद में प्रोटोप्लाज्म कहा गया। शुल्स नाम के एक वैज्ञानिक ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा था। और ये कोई एक पोएटिक बात नहीं थी। यही वो चीज है जो एक पत्थर और एक पेड़ में फर्क करती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस जिंदा पदार्थ का 99% हिस्सा सिर्फ 4 चीजों से बना है: कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ब्रह्मांड के सबसे आम तत्वों में से 4। मतलब जीवन कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि इन्हीं 4 तत्वों का एक बहुत ही खूबसूरत तालमेल है। हाँ। अच्छा, तो ये समझने में कितना वक्त लगा कि हर जिंदा चीज इन्हीं कोशिकाओं से बनी है? इसमें लगभग 200 साल लग गए। 1830 के दशक तक श्लाइडेन और श्वैन जैसे वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी की नींव रखी। उन्होंने 3 बड़ी बातें समझी। पहली, हर जिंदा चीज इन्हीं कोशिकाओं से बनी है, चाहे वो पौधा हो या जानवर। बिल्कुल। दूसरी, ये जीवन की सबसे छोटी इकाई हैं जो अपने आप में जिंदा रह सकती हैं। लेकिन तीसरी बात, वो सबसे क्रांतिकारी थी। कौन सी? वो बात जिसने हजारों साल पुरानी सोच को बदल दिया। पहले लोग मानते थे कि जीवन कहीं से भी, मतलब यूं ही पैदा हो सकता है, जैसे कीचड़ से मेंढक। लेकिन 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा, ओमनिस सेल्युला इस सेल्युला, यानी हर कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही आती है। ये जादू से पैदा नहीं होती। हर कोशिका का एक इतिहास है, एक वंश है जो अरबों साल पीछे जाता है। वाह, तो हर कोशिका एक परिवार का हिस्सा है। अब अगर हम इन कोशिकाओं को देखें तो क्या ये सब एक जैसी होती हैं? जैसे क्या एक बैक्टीरिया की कोशिका और मेरी त्वचा की कोशिका में कोई फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। ये कोशिकाओं की दुनिया के 2 अलग-अलग साम्राज्य हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। इसे ऐसे समझिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट है। एक ही कमरा है, सारा सामान उसी में बिखरा पड़ा है। कोई अलमारी नहीं, कोई अलग किचन नहीं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है, वो भी बस एक कोने में पड़ा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। बैक्टीरिया इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और यूकैरियोटिक कोशिका? यूकैरियोटिक कोशिका एक आलीशान बंगला है। इसमें हर काम के लिए अलग-अलग कमरे हैं। सबसे जरूरी कमरा है न्यूक्लियस, यानी केंद्रक। ये बंगले का मास्टर बेडरूम और कंट्रोल रूम दोनों हैं, जहां सारा कीमती सामान यानी डीएनए एक दोहरी झिल्ली वाली तिजोरी में बंद रहता है। फिर ऊर्जा बनाने के लिए पावर हाउस है, प्रोटीन बनाने के लिए फैक्ट्री है, कचरा निपटाने के लिए अलग सिस्टम है। ये जो अलग अलग कमरे हैं, इन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं। पौधे, जानवर, हम सब इन्हीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। ये बंगले वाला एनालॉजी पड़ जाए तो चलिए इस यूकैरियोटिक बंगले का एक टूर करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल रूम यानी न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। आपने कहा कि इसके अंदर डीएनए होता है। ये किस शक्ल में होता है? ये डीएनए किसी उलझे हुए धागे की तरह होता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। ये धागा कुछ खास प्रोटीन, जिन्हें हिस्टोन कहते हैं, उनके ऊपर लिपटा होता है। ये पैकेजिंग बहुत जरूरी है। सोचिए, एक इंसानी कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए होता है और उसे एक सुई की नोक से भी छोटी जगह में पैक करना होता है। हिस्टोन प्रोटीन वही काम करते हैं। जब कोशिका को बंटना होता है तो यही धागा कसकर मोटे मोटे गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम बना लेता है। 2 मीटर, ये तो अविश्वसनीय है। ठीक है, तो कंट्रोल रूम को चलाने के लिए बिजली तो चाहिए होगी। ये कहाँ से आती है? ये आती है शहर के पावर हाउस से, यानी माइटोकॉन्ड्रिया से। ऑल्टमैन ने खोजा था।
ये कोशिका के लिए वही काम करते हैं जो हमारे शहरों के लिए पावर प्लांट करते हैं। ये ग्लूकोज जैसे भोजन को एटीपी नाम की ऊर्जा में बदलते हैं। यही एटीपी कोशिका की एनर्जी करेंसी है। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। न प्रोटीन बनेगा, न कोशिका बंटेगी, शहर की बत्तियां गुल। और यहीं पे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है ना? हमारे नोट्स बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है। ऐसा क्यों? ये जीव विज्ञान के सबसे रोमांचक विचारों में से एक की ओर इशारा करता है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। माना जाता है कि अरबों साल पहले माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक आजाद प्रोकैरियोटिक जीव था, एक बैक्टीरिया की तरह। एक दिन एक बड़ी कोशिका ने उसे निगल लिया, लेकिन पचाने के बजाय दोनों ने एक समझौता कर लिया। छोटी कोशिका ने बड़ी वाली को ऊर्जा देना शुरू किया और बड़ी कोशिका ने उसे सुरक्षा दी। मतलब हम सब, हर जानवर, हर पौधा असल में एक बहुत पुराने समझौते का नतीजा है। हमारे अंदर अरबों छोटे छोटे जीव रह रहे हैं जो कभी आजाद थे। ये तो कमाल है ना? जीवन सिर्फ मुकाबला नहीं बल्कि सहयोग की भी एक अविश्वसनीय कहानी है। जी। यही बात पौधों में पाए जाने वाले प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट पर भी लागू होती है। वो भी कभी आजाद बैक्टीरिया हुआ करते थे। ठीक है, तो शहर में कंट्रोल रूम है, पावर हाउस है। अब शहर को चलाने के लिए कुछ सामान भी तो बनाना होगा। बिल्कुल, और उसके लिए हैं शहर की फैक्ट्रियां, राइबोसोम। G.A. पैलेडे ने इन्हें खोजा था। ये बहुत छोटी छोटी मशीनें हैं जो न्यूक्लियस से मिले निर्देशों के आधार पर प्रोटीन बनाती हैं। और प्रोटीन ही वो चीज है जिससे कोशिका का लगभग हर काम होता है। शरीर का ढांचा बनाना, संदेश पहुंचाना, लड़ाई करना, सब कुछ। और जब इतनी फैक्ट्रियां चलेंगी तो कूड़ा कचरा भी तो जमा होगा। शहर की सफाई का क्या इंतजाम है? उसके लिए है लाइसोसोम, शहर का कूड़ा ठिकाने लगाने वाला और कह सकते हैं रिसाइकलिंग करने वाला डिपार्टमेंट। इनके अंदर बहुत तेज पाचक एंजाइम होते हैं। ये बाहर से आए दुश्मन बैक्टीरिया को खत्म करते हैं और कोशिका के पुराने टूटे फूटे हिस्सों को गलाकर उनके कच्चे माल को दोबारा इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराते हैं। लेकिन नोट्स में इन्हें आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग्स भी कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोशिका बहुत ज्यादा बीमार हो जाए या खतरनाक रूप से खराब हो जाए तो ये लाइसोसोम फट सकते हैं और अपने एंजाइम से पूरी कोशिका को ही पचा सकते हैं। ये एक तरह का आत्मविनाश है। ताकि वो खराब कोशिका पूरे शरीर को नुकसान न पहुंचाए। बिल्कुल, ये एक बहुत जरूरी सुरक्षा तंत्र है। समझ गई। ये एक कुर्बानी है पूरे शरीर की भलाई के लिए। अच्छा, एक आखिरी डिपार्टमेंट रह गया, शहर का पोस्ट ऑफिस या कह लें अमेज़न का डिलीवरी सेंटर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका क्या काम है? इसका काम बहुत जरूरी है। राइबोसोम में जो प्रोटीन बनते हैं वो एक तरह से कच्चा माल है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन प्रोटीन्स को लेता है, उन्हें फोल्ड करता है, उन पर केमिकल टैग लगाता है, मतलब पता लिखता है, और फिर उन्हें सही जगह के लिए पैक करके भेज देता है। कुछ प्रोटीन कोशिका के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, कुछ बाहर भेजे जाते हैं। बिना गोल्जी के सही प्रोटीन कभी सही जगह नहीं पहुंचेगा और पूरा सिस्टम ठप हो जाएगा। तो ये एक पूरा शहर है जो बिना रुके काम कर रहा है। लेकिन क्या हर यूकैरियोटिक शहर एक जैसा बना होता है? मतलब एक पेड़ की पत्ती की कोशिका और मेरी गाल की कोशिका में क्या बड़े फर्क होंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब उनकी जीवन शैली में छिपा है। पौधे और जंतु कोशिका में 3 बड़े फर्क हैं। पहला है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। पौधों की कोशिकाओं के बाहर एक मोटी सख्त दीवार होती है। ये उन्हें ढांचा और मजबूती देती है। और जानवरों की कोशिकाओं में ये नहीं होती? तो क्या इसका मतलब हमारी कोशिकाएं ज्यादा कमजोर हैं या इस लचीलेपन का कोई फायदा है? फायदा है। पौधे एक जगह खड़े रहते हैं, उन्हें मौसम और गुरुत्वाकर्षण का सामना करने के लिए मजबूती चाहिए। वो दीवार उन्हें यही देती है। हम जानवरों को चलना फिरना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, भागना पड़ता है। हमारी कोशिकाओं का लचीलापन हमें हरकत करने की आज़ादी देता है। दूसरा फर्क तो शायद रंग से जुड़ा है। पौधे हरे होते हैं, हम नहीं। बिल्कुल, पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनेल होते हैं। ये छोटे छोटे सोलर पैनल हैं जो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके भोजन बनाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि जानवर अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो दूसरों को खाते हैं, इसलिए हमारी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं। और तीसरा फर्क? तीसरा फर्क है रिक्तिका यानी वैक्यूल, मतलब खाली जगह। पौधों की कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी सेंट्रल रिक्तिका होती है जो कोशिका का कभी-कभी 90% हिस्सा तक घेर सकती है। ये एक पानी के गुब्बारे की तरह है जिसमें पानी, पोषक तत्व और वेस्ट जमा रहता है। ये कोशिका को अंदर से फुलाकर रखती है,
जिसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। इसी की वजह से पत्तियां और तने सीधे खड़े रहते हैं। जब पौधे को पानी नहीं मिलता तो ये गुब्बारा पिचक जाता है और पौधा मुरझा जाता है। सही, जंतु कोशिकाओं में ये या तो होती नहीं या बहुत छोटी होती हैं। तो ये एक पूरा काम करता हुआ शहर, लेकिन शहर को बढ़ने के लिए या एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी बसाने के लिए उसे अपनी संख्या बढ़ानी पड़ती है। कोशिकाएं ये कैसे करती हैं? यहीं पर कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन की भूमिका आती है। ये सिर्फ संख्या बढ़ाना नहीं है, इसका असली मकसद है जीनोम यानी कोशिका की पूरी जेनेटिक लाइब्रेरी की एक सटीक कॉपी बनाना और उसे 2 बीटी कोशिकाओं में बराबर बराबर बांटना। ये एक बहुत ही सख्त कंट्रोल वाली प्रक्रिया है। एक भी गलती के भयानक नतीजे हो सकते हैं, जैसे कैंसर। तो ये विभाजन कितने तरीकों से होता है? नोट्स में 2 नाम हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये सुनने में एक जैसे लगते हैं, इनमें क्या फर्क है? चलिए पहले माइटोसिस को समझते हैं। इसे आप एक बेहद हाईटेक फोटोकॉपी मशीन समझिए। इसका काम है एक कोशिका से 2 ऐसी कोशिकाएं बनाना जो जेनेटिक रूप से हूबहू 100% एक जैसी हों। गुणसूत्रों की संख्या भी वही रहती है। ये हमारी शारीरिक कोशिकाओं में होता है जब हमें चोट लगती है और नई त्वचा बनती है, या जब एक बच्चा बड़ा होता है, तो ये सब माइटोसिस की वजह से होता है। इसका मकसद है ग्रोथ और रिपेयर। तो अगर माइटोसिस हर कोशिका की एकदम एक जैसी कॉपी बनाता है, तो फिर हम सब में इतनी विविधता क्यों है? बच्चे अपने माँ बाप की हूबहू नकल क्यों नहीं होते? इसका मतलब कोई और प्रक्रिया भी काम कर रही होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी। इसी सवाल का जवाब है मियोसिस। माइटोसिस जहां स्थिरता और नकल बनाने के लिए है, वहीं मियोसिस विविधता और नयापन लाने के लिए है। ये सिर्फ जनन कोशिकाओं यानी जर्म सेल्स में होता है, वो कोशिकाएं जो पुरुषों में शुक्राणु और महिलाओं में अंडे बनाती हैं। और ये फोटोकॉपी मशीन से अलग कैसे है? ये फोटोकॉपी मशीन नहीं बल्कि ताश के पत्तों को फेंटने जैसा है। मियोसिस में 2 बार विभाजन होता है, जिससे एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। और सबसे जरूरी बात, इन चारों में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान माता और पिता से मिले गुणसूत्रों के टुकड़े आपस में अदला बदली करते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। मतलब ये जेनेटिक मटेरियल का एक नया कॉकटेल बना देता है। एकदम सही। इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से हर शुक्राणु और हर अंडा जेनेटिक रूप से यूनिक होता है, और इसी वजह से भाई बहन भी एक जैसे नहीं दिखते। ये विविधता ही विकास की नींव है। बदलती दुनिया में अगर सब एक जैसे होंगे तो कोई एक बीमारी पूरी प्रजाति को खत्म कर सकती है, लेकिन अगर विविधता होगी तो शायद कुछ जीव बच जाएंगे। तो माइटोसिस हमें जिंदा रखता है और मियोसिस हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाता है। तो आज हमने रॉबर्ट हुक के देखे हुए एक छोटे से कमरे से लेकर माइटोसिस और मियोसिस के जटिल नृत्य तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कोशिका सिर्फ जीवन की एक इकाई नहीं, बल्कि एक चलता फिरता जीता जागता शहर है। एक ऐसी जगह जहाँ अरबों साल पुराने समझौते भी चल रहे हैं और भविष्य की विविधता की तैयारी भी हो रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब बिना किसी दिमाग या सेंट्रल कमांड के हो रहा है। ये नियमों पर आधारित एक स्वसंगठित सिस्टम है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोई बताता नहीं है कि ऊर्जा बनाओ, वो बस बनाता है। ये हमें सिखाता है कि जटिलता के लिए हमेशा एक बॉस की जरूरत नहीं होती। जीवन के सबसे गहरे नियम सबसे छोटी जगहों पर खुद ब खुद काम करते हैं। और अब आज का अंतिम विचार। हमारे स्रोतों में लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा गया है, क्योंकि वे अपनी ही कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई में भी आत्मविनाश का एक व्यवस्थित कार्यक्रम क्यों बनाया गया है। ये किसी जीव के संपूर्ण स्वास्थ्य और विकास के लिए क्यों जरूरी हो सकता है? क्लैरिटी सर्कल, समझोगे तो चमकोगे।